हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का साइंस चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं ना कहीं ये जो आपका जो टॉपिक है वो आपके हर एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, साथ ही साथ अगर आप हाई स्कूल का, इसके बाद 9th 10th या 12th तक का आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो ये जो टॉपिक है आपका है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं 1 नंबर या 2 नंबर का। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, यानी कि अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो वहाँ से आपके 1-2 नंबर जरूर पक्के होते हैं। तो आप लोग उससे इंटेंशन से पढ़ाई करिएगा कि हमको आज ही इसको पढ़ के भूल नहीं जाना है, कि आगे वाले एग्ज़ाम के लिए भी हमको इसको ध्यान में रखना है। इन बातों को ध्यान में रख के आप इसको यहाँ पे पढ़ाई करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आप जो चीज़ एक बार लिख लेते हैं तो काफ़ी दिनों तक याद रहता है। कि जो चीज़ हमको बहुत आसानी से अगर आ जाती है वो हम उसको इतने आसानी से भूल भी जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमको कठिनाई से आती है, अगर हम उसको मेहनत करके लिख करके उसको याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको काफ़ी दिनों तक याद रहता है। तो अगर इस फार्मूले को आप अप्लाई करते हैं अपने जीवन काल में, तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस की जो आपकी सफलता की जो सीढ़ी होती है उस पर आप एक कदम ज़रूर बढ़ा देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका बहुविकल्पीय है, जैसा कि इसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें से एक ही सही है और सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा, प्रश्न लिखा है, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो जो हमारा मानव नेत्र की बात करते हैं, तो हमारा मानव नेत्र जो होता है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, 3 उसमें लेयर होते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं मानव नेत्र की, तो यहाँ पे फिगर थोड़ा सा सही नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्रीन पे लिखना मतलब बनाना थोड़ा सही नहीं बनता है, हिल जाता है। अगर बोर्ड पर बनाया जाता है तो बढ़िया बनता है। तो इस प्रकार से आपके 3 लेयर होते हैं, इस प्रकार से, एक हो गया, दूसरा हो गया और एक और होता है 3। इस प्रकार थोड़ा सा हम फिगर बना के आप समझा देते हैं। ये आपका जो होता है, ये आपके जो कोशिकाएँ होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनसे जो अटैच होती हैं, जो करके जो हमारे दिमाग में पहुंचाती हैं, सब यहाँ से अटैच होती हैं। बात करते हैं जो नीचे वाला आपको होता है, उसको बोलते हैं रक्त, क्या नाम है, रेटिना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। और ये हमारा होता है दृष्टि पटल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दृष्टि पटल, ठीक है। यानी कि रेटिना को हम हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल, इसको ध्यान में रखेंगे। जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, इसी वाले पार्ट पे जो आपका कोई अगर यहाँ पे वस्तु रखा है, तो यहाँ पे लेंस आपका लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ध्यान में रखना है कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमारे जो वस्तु से 2 रे निकलती है, एक उसके निकल कर जाती हैं, एक उसके सेंटर से पास होती हैं, और क्या करती हैं, जब यहाँ से ये गुजरती हैं तो क्या करती हैं, उत्तल लेंस से किरणों को क्या करता है, अभिसारी कर देता है, यानी कि उसको सिकोड़ देता है। और सिकोड़ने के बाद ये जो जहाँ पे जाके टकराती हैं, जहाँ पे एक दूसरे से काटती हैं, वहीं पर एक चित्र बनता है, वही जो फिगर बनता है, किस पे बनता है, वो जाकर रेटिना पे बनता है। यानी कि रेटिना का, इसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। फिर उसके बाद आपका आता है ये रक्त पटल होता है सेकंड वाला, और लास्ट वाला होता है, इसको बोलते हैं श्वेत पटल, ठीक है। जो हमारा ये पूरा हमारा गोलक, आँख का गोलक कहलाता है, आपको मालूम होगा गोलक है। तो इसके बारे में जो हम पढ़ाएंगे, जो हमारे आपका टॉपिक होगा, इसमें आँख के बारे में वहाँ पर डिटेल आपको बताई जाएगी। सिर्फ इतना जानिए कि ये कितने पार्ट में, यानी कि जो 3 लेयर होती है, पहला लेयर श्वेत पटल कहलाती है, बीच वाला आपका रक्त पटल कहलाती है, जबकि लास्ट वाला जो अंदर वाला सबसे पार्ट होता है वो हमारा दृष्टि पटल यानी कि रेटिना होता है। तो अगर उससे पूछा जाए कि जो हम जब कभी भी किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है किस पटल पे जाके बनता है, कहाँ पे बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर हिंदी में पूछा गया तो आप बताएंगे दृष्टि पटल, अगर इंग्लिश में पूछा गया है तो आप बताएंगे रेटिना पे। तो ये दोनों शब्द याद करने हैं, क्योंकि दोनों अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हिंदी में पूछा भी जाता है, ज़्यादातर इंग्लिश में ही पूछा जाता है रेटिना में, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
इस प्रकार से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्निया। जो कॉर्निया की बात करते हैं तो कॉर्निया हमारा कॉर्निया पे नहीं बनता है। कॉर्निया हमारा आगे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे होता है इसके ये वाला भाग होता है जो हमारा लेंस होता है, लेंस से पहले का। यहाँ पे आयरिस होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, ये आयरिस होना चाहिए, आयरिस, इसको आप सही कर लीजिएगा। इस पर भी नहीं बनता है। पुतली हमारी होती है जो हमको दिख रही थी, अब तो आपको मालूम है पुतली पे भी नहीं बनती है। और हमारा कहाँ पे बनता है, यानी कि रेटिना पे बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बता भी दिया किस प्रकार से बनती है, कहाँ पे बनती है। तो जब हम रेटिना के बारे में, जब आँख के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरे तरीके से हर एक पार्ट को समझाया जाएगा, किस प्रकार से वहाँ फिगर भी बना होगा, समझाने में आसानी भी होगी। तो आप वहाँ पे पूरा डिटेल पता कर पाएंगे आँख के बारे में। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, आँख से ही है। सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु की दूरी होती है। अगर हम सामान्य नेत्र की बात करते हैं तो हमारी जो वस्तु होती है वो हमारी रेटिना से कितनी दूरी पर बन रखी रहे कि हम उसको आसानी से देख सकें। तो हमारी ये न्यूनतम दूरी की अगर बात करता है तो आप ध्यान में हमेशा रखेंगे, निकटतम दूरी बोले या न्यूनतम की दूरी बोले तो आपको ध्यान में ये रखना है कि 25 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर होती है कोई वस्तु को देखने के लिए। अगर हमारे आँख के कितनी दूर पे हम रखें उसको आसानी से हम देख पाएँ। तो सामान्य नेत्र की जो निकटतम बिंदु होती है, दूरी होती है, उसको आपको ध्यान में रखना है, 25 सेंटीमीटर होती है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो यहाँ पे दोनों बताए गए हैं, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक बार एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, वहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार के दोनों प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 यानी कि गा। श्वेत प्रकाश जब त्रिज्या से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। अगर हम श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं, ये हमारा प्रिज्म होता है, ठीक है। जब ये त्रिज्या से होकर गुजरता है तो हमें आगे कौन सा रंग मिलता है। तो हमको पता होता है कि जो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त वाला रंग कौन सा होता है। अगर आधार की बात करते हैं, प्रिज्म के आधार की तरफ प्राप्त रंग हमारा होता है लाल होता है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से, यानी ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब त्रिज्या से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है क्वेश्चन का, क्योंकि अगर श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। 7 रंगों में विभक्त होता है तो सबसे नीचे हमारा बैगनी होता है, आपको मालूम होगा, बैनी, नीला, आसमानी हरा, पीला और पिनाला, लास्ट में लाल होता है। तो ये ऊपर वाले की बात कर रहा है, अगर ऊपर वाले की बात करेगा तो ये आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आधार की बात कर रहा है, आधार तो इसका नीचे होना चाहिए, उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बैगनी। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर इसमें हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अगर सही अगर क्वेश्चन होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में इसको लिख दूँगा, और गलत होगा तो बता दूँगा वहाँ पर कि ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिज्म में बताया गया है, जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है जब गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका नाम हम बता दिए हैं क्या क्या होता है, बैनी, पिनाला, याद कर सकते हैं, बैनी, पिनाला, यानी कि इसका सकते हैं बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला और लाल। तो इस प्रकार से आप 7 रंग आपके हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 रंग आपके, यानी कि जो ऊपर होगा सबसे इसका आपका, अगर हम बात करते हैं विक्षेपण कम हुआ है, यानी कि वो अपने रास्ते से विक्षेपित कम हुई है, वो सबसे कम होगी लाल का, और सबसे अधिक विक्षेपित कौन होगी, बैगनी। प्रश्न नंबर घ है, उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अगर हम बात करते हैं जो उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, पहली बात तो सीधा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि कैसा होगा, आभासी होगा, बड़ा होगा व सीधा होगा। उत्तल लेंस से जो भी अगर उसके फोकस दूरी पे रखा होता है, ABC, इस सब के बारे में आपके हम नीचे डिटेल में जानकारी लेंगे। हर उत्तल लेंस के कहाँ पे आपका जो वस्तु होता है कहाँ पे रखा है, उसके माध्यम से आपका फिगर कहाँ पे बन रहा है, उसको हम पूरा डिटेल देखेंगे। तो अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए, जो उत्तल लेंस होता है उसका जो अगर फोकस दूरी पे उसका अगर कोई वस्तु रखा है
यानी कि एफ पे रखा हुआ है फोकस दूरी पे, तो जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, पहली बात तो आभासी बनेगा, और क्या बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो 3 चीज़ याद रखना है, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा। यहाँ पे सीधा लिख लीजिएगा, सीधा, और सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अगर हम उत्तल लेंस, हमारा देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस, यानी कि हमको इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तल लेंस। अगर हमारा इस प्रकार से गुफा की तरफ, यानी कि ये देख रहे हैं गुफा ऐसे बन रहा है, तो कॉनकेव यानी कि इसको हम बोल देंगे अवतल लेंस, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका हो सकता है, हमारा जो उभरा, मतलब कि उभरा यहाँ पे दिख रहे हैं उभरा हुआ भाग है, तो ऊ से क्या बनता है उभरा, और ऊ से बनता है उत्तल, तो उत्तल हमारा बन गया उभरा हुआ। अगर हम तल की बात करें तो इसका तल आप देख रहे होंगे, इसका जो हम एक तल की बात करें, इस वाले पार्ट की बात करें, तो इसका तल कैसा हुआ कि अवतल है, यानी कि दबा हुआ है। तो हमारा अवतल है, यानी कि क्या हुआ, दबा है, तो हम बोलेंगे अवतल लेंस, यानी उभरा हुआ लेंस क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस, और अवतल मतलब कि दबा हुआ। अगर इसमें बोलते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो कॉनकेव, केव मीन्स क्या होता है बच्चों, तो केव में हमारा गुफा होता है, मालूम होगा केव मीन्स गुफा, पढ़ा होगा आपने। तो ये देखिए कैसा गुफा क्या आकार का है, आप देख रहे होंगे गुफा जैसा बन रहा है, तो जिसमें गुफा जैसा बने उसको हम बोलेंगे कॉनकेव, और कॉन्वेक्स यहाँ पे आपका बन जाएगा दूसरा कॉन्वेक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में भी समझ लीजिए, इंग्लिश में भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसान से प्रश्न को याद कर लीजिए। तो यहाँ पूछा गया, उत्तल लेंस द्वारा दूर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एक उल्टा बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब देखते हैं, क्योंकि जो हमारा जो गाड़ी, हम जो 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, तो जो हमारा मिरर लगाता है, साइड वाला मिरर जो लगा होता है कार के बगल में, आप देखते होंगे इस मिरर हमारा लगा रहता है, गाड़ी हम चलाते हैं, तो इस मिरर में कैसा लेंस लगा रहता है, इसमें लगाता है उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। तो जब उत्तल लेंस से देखते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा, आप देखते होंगे जो वस्तु बनता है, अगर बहुत दूर रखा है तो बहुत दूर होता है, तो कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। सॉरी, ये मिरर की बात कर दिया, यहाँ पे उत्तल लेंस की, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। दूसरा है यहाँ पे प्रश्न नंबर का, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। अगर यहाँ पे प्रिज्म की बात करते हैं, यहाँ से कोई अगर किरण निकली, तो हमको मालूम होता है कि कोई भी अगर किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लीजिए यहाँ पे है, ऊपर से हमने खींच दिया, यहाँ पे क्या दिया, विरल माध्यम लिख दिया ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा हो गया सघन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा विरल और सघन। विरल का मतलब होता है आपका, इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो विरल हमारा हो जाता है रेयर डेंस, और ये रेयर हो जाता है, और ये डेंसर हो जाता है, ठीक है, ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया, यानी कि विरल। अगर कोई आपतित किरण हम गुजारते हैं, अगर हमारा यानी कि वायु है, हम ऊपर वायु मान लेते हैं, हमारा विरल माध्यम है, नीचे हम मान लेते हैं कांच है, ठीक है, कांच से हमने गुजारा, तो क्या करते हैं, हमारा बीच वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं अभिलंब, ये लिख लीजिएगा अभिलंब है। तो क्या होता है कि जब अगर हम वायु मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, तो जो हमारी जो किरण होती है, ये आपतित किरण है, उसके बाद हमारी अगली होगी निर्गत किरण, यानी कि आपतित किरण जो होगी ये हमारी निर्गत निकलने वाली किरण होगी। तो निकलने वाली किरण क्या होगी, थोड़ी सी झुक जाएगी, किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये देखिए आप थोड़ा सा पास में आ रहा है, जो कि इसके सीधे निकल जाना चाहिए, सीधे ना निकलते हुए थोड़ी सी झुक गई, अब झुक के इधर से पास होगी। अगर ये उल्टा होता है, अगर सघन से जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। विरल में क्या होगा, अभिलंब की तरफ आएगी, विरल से अगर सघन में जाना है तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। आपको यहाँ पे विरल वाला दिखाया गया है, वायु विरल है, कांच सघन है, विरल से सघन में जा रहे हैं, तो हमारी जो आपतित किरण है वो निर्गत किरण है, वो कैसी है, समांतर ना होकर के, समांतर क्या कहते हैं, जब एक दूसरे के पैरेलल निकले तो उसको हम समांतर बोलेंगे। आप देख रहे होंगे वो थोड़ी झुक जा रही है, तो कहाँ समांतर बन रही है, समांतर तो हो नहीं रही है।
तो यही बात पूछा गया है कि ये समांतर होती है, यानी कि अगर प्रिज्म के अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म का अगर अपवर्तन कराते हैं, हम प्रिज्म में देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा वायु रहता है, यहाँ पे आपका कांच हो गया। जब ये निकलती है क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर सीधा एक अभिलंब खींच लेते हैं तो ये निकलती है तो थोड़ा कहती है झुक जाएगी किरण किसकी तरफ, थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुकेगी। अब अभिलंब कौन सा है, जो सीधे सीधे लाइन खींची गई थी, ये बस सीधा बना लेते हैं आपको दिक्कत ना हो। देख लीजिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म में एक अभिलंब खींच लिया हमने, सही खींचा जा, अभिलंब खींचा ये सीधा, ठीक है। अभिलंब के बाद हमने देखा जो हमारी किरण थी, हमने यहाँ से गुजारा है किरण, ये वहाँ पे हमारा बाहर वायु था, हमने यहाँ से गुजारा है किरण, तो ये क्या हो गया, थोड़ी सी क्या हुई, सीधे ना जा करके थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुक गई, क्योंकि हमने बताया था वायु से अगर डेंसर की तरफ जाती है, यानी कि सघन रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, विरल से सघन की तरफ जाती है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ये हमारा बीच वाला अभिलंब हो जाएगा। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारी ये समांतर नहीं होती है, यानी कि जो हमारी जो आपतित किरण है और निर्गत किरण है, ये जो निर्गत किरण को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो आप देखते होंगे ये दूसरे से आपस में काट दे रही हैं। तो अगर हम ये निर्गत किरण हमारी यहाँ पे निर्गत हुई निकलने वाली, ये आपतित किरण यहाँ पे हुई, इसका हमने डॉटेड करके पीछे बढ़ाया, क्योंकि झुकी हुई थी तो सीधे से निकल जाएगी मान लीजिए यहाँ पे, और ये वाली अगर हम डॉटेड आगे करके बढ़ाए तो ये काट दे रही है, यहाँ पे आपको कट मार रही है, आपको देख रहा होगा, आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो बेहतर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे कट मार रही है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसके सामने हम गलत का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर का, अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चीज़ एक लेंस से एक ही प्रकार से वो आपका प्रतिबिंब बनेगा, या तो वास्तविक बनेगा या तो आभासी बनेगा, दोनों से एक ही लेंस से दो चीज़ बन नहीं सकती है, आभासी बना दो और वास्तविक बना दो, तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अभी आपने देखा हमने क्या किया, आपतन कोण गिराया, अब हमारा क्या हुआ कि अपवर्तन की बात कर रहा है, थोड़ा सा झुकेगा, ये हमारा आपतन कोण है, और हमारा जब ये निकलेगा तो आपतित अपवर्तन कोण कैसा रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो सेम तो हुआ नहीं, अगर मान लीजिए 45 डिग्री है तो ये कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा कम ही रहेगा, 35 डिग्री मान लीजिए, क्योंकि उसका थोड़ा सा अभिलंब तरफ झुका हुआ है, तो ये कहाँ 45 डिग्री और 35 डिग्री में दोनों में अंतर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसके सामने हम क्या करेंगे, गलत का निशान लगा देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हम लोग को क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो खाली स्थान में भरेंगे उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा, जो घड़ी की दुकानें पहले होती थी, हम जब घड़ी बनवाने जाते थे तो वो जो घड़ी बनाने वाला होता था मैकेनिक, उसने अपने आँखों में एक छोटा सा कुछ लगा लेता था, आप देखते होंगे कोई वस्तु था, वही होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम किसी वस्तु को बड़ा देख सकते थे। उसमें जो घड़ी के पार्ट होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए कहीं ना कहीं हमको उनको थोड़ा सा बड़ा करके देखना पड़ता है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर अगला है, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो कोई अगर बहुत दूर है कोई वस्तु रखा है तो उसका हम उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, दूरबीन या दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो जो साइंस की लैंग्वेज में हमको दूरबीन को क्या बोलते हैं, दूरदर्शी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, खून की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो खून की जांच होती है उसकी जगह पार्टिकल की जो जांच होती है, जब किसी पार्टिकल को लेके आते हैं स्लाइड पे रखते हैं, हमारा ब्लड जो होता है स्लाइड पे रख के हम चेक किया जाता है। तो जो स्लाइड होता है किस पे रखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बहुत छोटे छोटे कणों के बारे में बारीक जानकारी लेने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या इसे खाली स्थान में क्या लिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में किस प्रकार का हम लेंस लगाते हैं। अगर अब बात करते हैं यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की बात आई है, निकट, तो जैसा यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष कैसे हो जाता है और दूर दृष्टि दोष कैसे हो जाता है, ये बहुत लंबा टॉपिक होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा देते हैं।
तो निकट वाली चीज़ें हमको क्या होती है कि निकट की वस्तुएं हमें पास सही दिखाई देती हैं, पर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इस और इसका नाम पड़ता है लेकिन निकट दृष्टि दोष। अब इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों बनता है? क्योंकि हमारा जो गोलक होता है कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि जो लेंस होता है, लेंस के बड़ा मतलब कि थोड़ा सा पतला हो जाने की वजह से या गोलक के बड़ा हो जाने के कारण जो हमारा 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है न्यूनतम, उससे पहले ही हमारा जो फिगर होता है बन जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। अगर हम दूरदृष्टि के दोष की बात करते हैं तो दूरदृष्टि दोष में हमें क्या होती है, दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं। पहली बात तो दूर की वस्तु साफ दिखाई दे, ये ध्यान में रखना, पर पास की हमें नहीं दिखाई देनी चाहिए, ना दिखाई दे। पास वाली कैसी होनी चाहिए? साफ ना दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष इसका नाम क्यों पड़ा? जो हमारा आँख का गोलक होता है, हमारे यहाँ पे लेंस लगा होता है, जब यहाँ से किरणें गुजरती हैं तो कहीं ना कहीं जो लेंस हमारा आता है ढीला वाला होकर के कैसा हो जाए, थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। जब चौड़ा हो जाएगा जो हमारी आँखें के जो रे होती है वो काफ़ी देर तक इसमें ट्रैवल करती रहती हैं। नहीं सॉरी, इसमें पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो उसकी रे काफ़ी देर तक तो वहाँ पे ट्रैवल नहीं करती हैं। वो कैसा हो जाता है हमारा, कैसा जो लेंस की जो यहाँ पे जो सिराएँ होती हैं, जो उसको मसल्स होते हैं, जो सिलेरी मसल्स होते हैं, उसको क्या करती हैं, खींच लेती हैं, जिससे हमारा लेंस पतला हो जाता है। अब पतला हो जाता है जो वहाँ पे रे होती हैं, जो रे को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं आपका किरणें। जो किरणें आपकी होती हैं वो किरणें कैसी होती है, बहुत कम टाइम में ट्रैवल करती हैं। जब पतला लेंस हो जाएगा तो जल्दी पास हो जाएंगी, और पास होकर के क्या हो जाएंगी, गोलक से थोड़ा सा मतलब कि जहाँ पे अगर रेटिना पे आपका बनना होता है, रेटिना पे फिगर ना बना करके कहाँ बना देंगी, रेटिना से थोड़ा आगे बना देंगी। इस प्रकार से ये होगा, क्या होगा कि काफ़ी दूर हो गया आप, इसलिए इसका नाम पड़ा दूरदृष्टि दोष। या तो दूसरा कारण हो सकता है कि हमारा गोलक छोटा हो जाए। उसमें क्या होता था, निकट वाले में गोलक बड़ा हो जा रहा था और लेंस कैसा हो जा रहा था, चौड़ा हो जा रहा था, तो क्या हो जाता था, फिगर पहले ही बन जाता था रेटिना से, इसलिए उसका नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा था। और इसमें क्या होता है दूरदृष्टि दोष में कि हमारा जो लेंस है, लेंस जो लगा होता है उत्तल लेंस, वो पतला हो जाए किसी कारण से, या हमारा जो गोलक है वो कैसा हो जाए, छोटा हो जाए, तो हमारा जो फिगर बनना है रेटिना पे, वो रेटिना पे ना बनकर के आगे बन जाता है। इस प्रकार से आपका निकट दृष्टि दोष बन जाता है और दूरदृष्टि दोष। तो इन्हीं के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, या तो उत्तल लेंस लगाते हैं, या तो अवतल लेंस लगाते हैं, या दोनों का मिक्सअप लगाते हैं। एक तो उत्तल आता है, एक अवतल आता है, ऊपर नीचे। इस प्रकार से हम लेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के लिए हेतु चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल बात सही है। कौन सा? यानी कि अवतल लेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो किरणों को फैला देता है। किरणों को फैलाएगा, हमारे यहाँ पे आँख है, आँख का यहाँ पे लेंस लगा हुआ है गोलक। अब क्या करना था, हमारी किरणें पहले बन जा रही थी, अब हमको थोड़ा सा फैला के जाएंगे तो ये ऊपर से जाएंगी, थोड़ा सा ऊपर जाएंगी, ऊपर से जब जाएंगी तो ये पूरा जा कर के उस पर रेटिना पे बनाएंगी। क्या पहले क्या हो रहा था, जो हमारी किरणें वो निकलती थी, वो जब ये लेंस नहीं लगा था तो इसके पास में गुजरती थी और थोड़ा सा पहले ही बना दे रही थी। यानी कि हमको कहीं ना कहीं रेटिना पे फिगर बनाना था, इसके लिए हमने लेंस का उपयोग किया जो हमारे किरणों को फैला दे। जब फैला दिया तो क्या किया इसने, फैलाने से हमारा थोड़ा फैल के निकली, और फैलने के बाद ये हमारी और किनारे से जाकर के, यानी लेंस के और किनारे से जाकर के किरणों का प्रयास हुआ। जब और दूर से जाएंगी तो कहीं ना कहीं आगे जा के 25 सेंटीमीटर पे जा के आपका यानी कि रेटिना पे आपका फिगर बन जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। अगर आपको दूरदृष्टि दोष दूर करना है तो आप किसका उपयोग कर लीजिए, उत्तल लेंस का प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पे हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया था, वहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेंगे दूरदृष्टि दोष में। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर निकट दृष्टि दोष किसी को है तो उसको आप कौन सा चश्मा पहनाएंगे, अवतल लेंस वाला चश्मा पहना देंगे, और उसका निकट दृष्टि दोष वो कितने डायोप्टर का होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, डायोप्टर जो आपका चश्मा का जो आवर्धक लेंस होता है उसकी जो मात्रक होता है, मात्रक यानी कि यूनिट जो होती है किस में मापते हैं, हम डायोप्टर में नापते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल डी आप ध्यान में रखेंगे। तो आपका यहाँ पे जो रिक्त स्थान वाला पूर्ति वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, प्रकाश की अपवर्तनांक संबंधित नियमों को लिखिए। तो आइए देखते हैं उत्तर में। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है,
जब कोई प्रकाश की किरण जो होती है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो जो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित दो नियम का पालन होता है। तो जितने भी अपवर्तन की अगर बात करते हैं सब झूठी चीज़ होती हैं। झूठी जैसे हम देखते हैं, अगर पानी में किसी छड़ को डुबोते हैं तो जो हमारी छड़ी होती है वो कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी लगती है, टूट जैसी लगती है, टूट गई वहाँ से। अगर हम अपने पैर को जाकर पानी में अगर हम डुबो कर देखते हैं तो हमारा पैर छोटा सा लगता है, दिखता ही नहीं है। अगर हम किसी सिक्के को पानी में डाल देते हैं तो सिक्का हमारा उभरा हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो तली में ही होता है, लेकिन हमको दिखता है कि उभरा हुआ है। ये सब झूठी चीज़ें हैं, लेकिन हमें जब जो चीज़ हमको झूठी लगे उसको हम बोलते हैं अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन की घटना हो रही है वहाँ पे। परावर्तन की घटना में हम कहते हैं जो चीज़ हमको रियल में दिखते हैं, जिस प्रकार से हमको कोई वस्तु दिख रहा है, हमारे हाथ में मोबाइल दिख रहा है रियल में, और ये हमारी परावर्तन की घटना है। हमारे हाथ पास में कोई चीज़ वस्तु दिख रही है, हमारे पास में आपका बेड दिख रहा होगा, आपका टेबल दिख रहा होगा, जो भी चीज़ टीवी भी दिख रही है, वो सब क्या है, जैसी परावर्तन की घटना के कारण होता है। यानी जो सचमुच की चीज़ें हैं वो हमारी परावर्तन की वजह से होती हैं, जो हमको झूठी लगती हैं। क्योंकि हम अगर पानी में छड़ी को डुबोते हैं, जैसा लगता है छड़ी टूट गई है, क्या वास्तव में टूटी होती है? नहीं टूटी होती है। तो हमको ये झूठी चीज़ें लग रही हैं, तो ये चीज़ हमारा अपवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पे अपवर्तन के दो नियम हैं, आइए देखते हैं। पहला नियम क्या है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। इसको हम समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। ये हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है, अभिलंब है। ये हमारा आपतित किरण है। अगर हम परावर्तित किरण यानी इसको उधर से फिर परावर्तित कर देते हैं, ये हमारा आपतित, ये परावर्तित, यानी बोला गया आपतित किरण अपवर्तित किरण, यानी आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो आपको तीनों दिख रहे होंगे कि एक ही तल में, यहाँ पे आपका तल दिखाई दे रहा है, कैसा है, ये तीनों एक ही तल में हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात किया गया है जो किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण, यानी कि अगर हम आपतन कोण की बात करते हैं, ये हमारा आपतन कोण है अभिलंब से, यानी इसका जो साइन होगा तथा अपवर्तन कोण के अनुपात जो होते हैं कैसे होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, नियत होते हैं। अपवर्तन हमारा ये नीचे हो गया, यानी कि ये अगर ऊपर वाला आई अगर कोण बना रहा है तो नीचे वाला क्या बनाएगा, आर कोण बनाएगा अभिलंब के साथ। तो साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा नीचे वाला आई मतलब इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, और अगर आर की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे यानी कि आपका रिफ्लेक्टेड यानी कि आपका अपवर्तनांक किरण, यानी कि जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरी है। यानी हमने देखा इस प्रकार से हमारा जो अभिलंब की तरफ झुक गया, ये हमारा अपवर्तन कोण, इसके साथ जो बनाया ये हमारा कैसा बनाया, आपतित कोण यानी कि आपतन कोण बनाया, ये हमारा अपवर्तन कोण बनाया। तो ये साइन आई अपन होगा, यहाँ पे आई बनाएगा कोण, यहाँ पे आर बनाएगा। तो साइन आई अपन साइन आर कैसा होता है, एक नियतांक होता है। इसको किसने बताया था, स्नेल ने बताया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो साइन आई अपान होता है, साइन आर अप इक्वल टू क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसने बताया था इसी का नियम, इसी को बोलते हैं स्नेल नियम कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश की चाल के पदों में लिखिए। जो अपवर्तनांक की परिभाषा है कैसे बताना, हमको माध्यम में अगर कोई प्रकाश की चाल है उसके पदों में बताना है। तो आइए देखते हैं इसका कहने का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है। तो आपको मालूम है बिल्कुल है, जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पे कोई शांत नहीं रहता, हवाएं चलती रहती हैं, उसमें हजारों पार्टिकल्स हैं, कई के गैसें हैं, इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवाओं की धाराएं चलती रहती है। इसके फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपनी
पूर्वी मार्ग से हट जाती हैं, यानी कि जो पूर्व मार्ग रहती हैं, पूर्ववर्ती मार्ग रहती हैं, उस मार्गों से क्या होती हैं, वो विचलित हो जाती हैं, हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेक्षक की आंखों में तारे से आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता या बहुत कम पहुंचता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन का परिभाषा है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे जो हमारा वायुमंडल होता है वो कैसा रहता है, कभी भी शांत नहीं रहता है, जिसके कारण इसमें कई ढेर सारी गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं क्या होती हैं, उसकी धाराएं चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप क्या चलता है कि जो वायु का अपवर्तनांक होता है वो बदलता रहता है हमेशा। वायु के और वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली जो प्रकाश होती हैं, हमको मालूम होता है जो प्रकाश अगर किसी माध्यम से आ रही हैं और किसी दूसरे माध्यम से गुजर रही हैं तो क्या होती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी क्या होती हैं, अगर उस मार्ग से आती हैं तो अचानक से अगर सीधे हम देख रहे हैं तो जब हट जाएंगी तो हमको कुछ क्षणों के लिए वो प्रकाश नहीं दिखाई देती हैं। तो ऐसा लगता है कि उस समय के लिए वो कैसा है कि हमको झूठी चीज़ें लगती हैं। तो जितनी भी झूठी चीज़ें होती हैं वो सब हमारे किससे अंतर्गत आती हैं, वो हमारे अपवर्तन के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमने बता ही दिया, पानी के अंदर अगर किसी छड़ को डुबोते हैं, किसी छड़ी को डुबोते हैं, पानी भरा हुआ तो छड़ी हमारी थोड़ी सी टेढ़ी लगेगी, कि किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको हम 2 पार्ट में करने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है और इसके बाद हम आगे के प्रश्न नंबर 5 के बाद जो प्रश्न है उसको हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। तो आप लोग वीडियो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।